हेलो एस्पायरेंट्स, 19 दिसंबर की न्यूज़ देख लेते हैं। 19 दिसंबर की न्यूज़ में हमने ये 10 न्यूज़ आइटम सिलेक्ट किए। पहला है रावत चोजन टू एड्रेस सिक्योरिटी सिचुएशन, बीजेपी। तो बीजेपी गवर्नमेंट ने जो आर्मी चीफ अपॉइंट किए लेफ्टिनेंट जनरल रावत, इनका अपॉइंटमेंट सुपर सेशन से हुआ। 2 सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स को ओवरटेक करके उनको निग्लेक्ट करके इनका अपॉइंटमेंट किया गया है। तो ऐसा हिस्ट्री में सेकंड टाइम हो रहा है। 1980s में इंदिरा गांधी के टाइम पे ये हुआ था और ये दूसरी बार हो रहा है। तो ये जो इनिशिएटिव है इसको काफी क्रिटिसाइज किया गया है। काफी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने वॉइसेस रेज किए कि अभी आर्मी में भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं। तो बीजेपी ने अभी क्लैरिफिकेशन ये दिया है कि ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है ये एक पूल ऑफ 5 सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स में से हुआ है। और जो जनरल रावत को सिलेक्ट किया गया है वो इन्फेंट्री के पार्ट थे और आर्मर्ड कॉर्प्स के पार्ट जो सीनियर ऑफिसर थे जनरल प्रवीण, ये आर्मर्ड कॉर्प्स के थे। तो आर्मर्ड कॉर्प्स मोस्टली ट्रेडिशनल वॉरफेयर में डोमिनेट करते, वो टैंक्स के साथ वॉरफेयर करते। और जो इन्फेंट्री है वो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में भी एक्सपर्टीज रखती है। तो इसी कंसिडरेशन को रखते हुए जनरल रावत को अपॉइंट किया गया। सो दे ऑल इक्वली कॉम्पिटेंट, बट कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ऐसा बीजेपी कहना चाहती है। तो सीपीआई लीडर भी कह रहे हैं कि सारे अपॉइंटमेंट्स में अब कंट्रोवर्सी हो गई है। जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कंट्रोवर्शियल हो गए, आर्मी अपॉइंटमेंट्स भी अब कंट्रोवर्शियल हो गए, सीबीआई अपॉइंटमेंट्स कंट्रोवर्शियल है, सीवीसी, सीआईसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, यहाँ पे भी कंट्रोवर्सीज है अपॉइंटमेंट्स में। तो दिस इज नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेसी। फिर अगला न्यूज आइटम है सुप्रीम कोर्ट वांट्स वुमेन पायलट टू गेट परमानेंट विंग्स। तो ये एक वुमेन पायलट है मिस संदीप कौर, इनके अगेंस्ट इनको परमानेंट कमीशन दिया नहीं गया। तो आर्मी ने रिकमेंड भी किया था गवर्नमेंट को कि इनको परमानेंट कमीशन दिया जाए, पर जो आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल का ये ऑर्डर भी गवर्नमेंट ने नहीं कंसिडर किया, रिजेक्ट कर दिया। तो ये केस अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा है और इनमें इन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनको परमानेंट कमीशन दिया जाए। तो अटॉर्नी जनरल जो है गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव मुकुल रोहतगी, इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट इसका पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या उनको पेंशन मिलेगी, क्योंकि उनको डिकमीशन किया गया, मतलब वो सर्व नहीं कर सकती, तो उनको पेंशन मिलेगी क्या। तो मुकुल रोहतगी का कहना है कि नहीं, अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि नहीं, पेंशन नहीं मिलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है फिर उनको परमानेंट कमीशन क्यों ना दिया जाए। तो वही उन्होंने पॉइंट रखा है। तो अभी अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट को कंसिडर मतलब बता के ही फाइनल फर्दर डिसीजंस लिए जाएंगे। तो अब देखते हैं क्या होगा। तो ये पहले भी हुआ है, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी आगे पहले कहा है कि यंग लेडीज दे सैक्रिफाइस द प्राइम ऑफ देयर लाइफ, जो प्राइम इयर्स होते हैं यूथ के, वो कंट्री को दे रहे, वो सर्व करते नेशन को, तो उनको फिर आगे काम करने परमानेंट कमीशन क्यों नहीं दिया जाता, वो क्वेश्चन है। जब मेन कैन हैव परमानेंट कमीशन तो वुमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है, क्योंकि कैसे काफी सारे इंसिडेंट्स आते हैं कि उनको परमानेंट कमीशन नहीं दिया जाता। तो इसके ऊपर काफी सारे जजमेंट्स पहले भी आए हैं। तो उन्होंने कहा है कि इवन सुप्रीम हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि मेल्स जब ग्रांट कर सकते तो फीमेल्स को क्यों ना किया जाए। तो देयर इज अ सेक्सिस्ट बायस blocking the women's progress in the armed forces. So ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया है। तो men and women should be identified by the same yardstick. उनका प्रोग्रेस कैसा है, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, सेम यार्डस्टिक से आप देखो, और अगर केपेबल इनफ है तो क्यों नहीं दिया जाए परमानेंट कमीशन। सो ऐसा जुडिशरी का मानना है। अगला न्यूज आइटम है कर्फ्यू क्लैम्ड इन ईस्ट इम्फाल डिस्ट्रिक्ट। तो ये मणिपुर की ईस्ट इम्फाल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे कर्फ्यू लगाया गया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि यहाँ पे वायलेंस काफी बढ़ गया है। इवन ट्रिपल ब्लास्ट हुए थे यहाँ पे, जिसकी वजह से ये इनिशिएटिव लिया गया है। मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज शट डाउन की गई है, वरना रूमर सोशल नेटवर्किंग साइट से स्प्रेड होने लगती है। तो ये मणिपुर का हम पहले भी न्यूज में देख चुके हैं कि यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन से ज्यादा इकोनॉमिक ब्लॉकेड जो हो गया है, जिसकी वजह से एसेंशियल कमोडिटीज भी पहुंच नहीं पा रही है मणिपुर को, इससे उनको तकलीफ हो रही है। क्योंकि यहाँ पे नवंबर 1 से यूनाइटेड नागा काउंसिल, जो नागा रिप्रेजेंटिंग एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है, इनका ब्लॉकेड हो गया। तो 2 नेशनल हाईवेज जो है मणिपुर तक पहुंचती है वो दोनों ब्लॉक कर दी गई है। तो स्टेट ये इसलिए हो रहा है सब प्रोटेस्ट क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने नए डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किए थे और यूनाइटेड नागा काउंसिल को ये जो सदर हिल डिस्ट्रिक्ट बन रही थी, जो सेनापति डिस्ट्रिक्ट को बाइफोकेट करके
उसमें से निकल के बन रही थी, तो वो उनको पसंद नहीं आया क्योंकि यहाँ नागा पॉपुलेशन सब्सटेंशियली है, तो वो डिस्ट्रिक्ट डिवाइड हो जाएगी तो नागा पॉपुलेशन भी डिवाइड होगा, तो वो ये बाइफिकेशन के अगेंस्ट है, तो इसीलिए उन्होंने ये सब प्रोटेस्ट इनिशिएट किया है। तो गवर्नमेंट बात भी करना चाहती है पर फाइनली कुछ टॉक्स नहीं हो रहे, नेशनल गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, हमने पहले देखा है, पर नो कंक्लूजन केम फॉर, तो सक्सेसफुल नहीं हुआ है एंड ब्लॉकेड एंड द क्राइसिस कंटिन्यूज। तो ये न्यूज में आगे भी आएगा, हम देखेंगे। अगला न्यूज आइटम है मलमपुजा हैज सम रेयर विजिटर्स। तो ये अमूर फाल्कन जो बर्ड्स है, ये मलमपुजा डैम केरला में अभी साइट हुए दिखे हैं। तो ये अमूर फाल्कन बर्ड्स आर सेड टू बी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट अंडरटेकिंग वन ऑफ द लॉन्गेस्ट माइग्रेशंस, मतलब वो काफी लंबा सफर तय करते, माइग्रेट करते। तो विंटर सीजन में जनरली नॉर्थ से बर्ड्स माइग्रेट करते क्योंकि वहाँ विंटर्स काफी हार्श हो जाती है, तो वो साउथ जाते हैं। तो ये सबसे ऊपर कहाँ साइबेरिया में पाया जाता है, साउथ ईस्टर्न साइबेरिया और नॉर्थ ईस्टर्न चाइना, मतलब रशिया, मंगोलिया, चाइना, इस रीजन में पाया जाता है। वहां से ये माइग्रेट करते हुए इंडिया पे स्टॉप ओवर करके भी ये साउथ अफ्रीका फाइनली पहुंचते, तो इंडिया में ये नागालैंड में स्टॉप ओवर करते। और ये यहाँ पे इनको अमूर फाल्कन भी इसलिए किया जाता है क्योंकि ये अमूर रिवर के पास यहाँ पाए जाते हैं। तो ये रशिया और चाइना को के बाउंड्री से पास होती हुई रिवर है अमूर रिवर। सो ये जो बर्ड्स है, फिलहाल ये न्यूज ये है कि ये केरला में पाए गए, तो इनका जो एक्चुअली जो पाथ है वो ये है, तो मंगोलिया, ये साइबेरिया, चाइना, यहाँ से निकलते इंडिया में, नागालैंड में मेजरली स्टॉल करते और फिर रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में भी कहीं यहाँ पाए जाते हैं महाराष्ट्र में, फिर ये डाउन साउथ अमेरिका जाते, साउथ अफ्रीका जाते हैं। यहाँ जो ये सदर्न स्टेट्स में साइटिंग हुई है वो रेयर है। तो ये न्यूज है। अगला न्यूज आइटम है इलेक्शन कमीशन सीक्स एंड टू नेमलेस डोनेशंस। तो ये जो इलेक्शन कमीशन ने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने गवर्नमेंट को रिकमेंड किया है कि आप ये अनोनिमस डोनेशंस जो होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, ये न्यूज में पहले भी था कि डोनेशंस जो पॉलिटिकल पार्टीज को होते हैं वो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ही इनकम से टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। तो ये जो है अनोनिमस डोनेशंस, उनका पूरा डिटेल होना चाहिए। तो ये फिलहाल 2000 तक का जो है उनके लिए डिक्लेरेशंस नहीं लगता है, उसके ऊपर हो कंट्रीब्यूशन तो डिक्लेरेशन लगता है। तो इलेक्शन कमीशन अब कह रही है कि इसको 2000 रखना चाहिए, नॉट 20,000। तो इसको कम करके 2000 से ज्यादा हो, 2000 या ज्यादा हो तो डिक्लेरेशन कंपलसरी हो, ऐसा होना चाहिए। तो ये सेक्शन 29C जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, उसके अंदर थोड़ा पार्शियल रिक्वायरमेंट तो ये है भी कि डोनेशंस जो है वो डिक्लेरेशन के साथ हो, पर वो इफेक्टिवली फॉलो नहीं होता क्योंकि जो सेक्शन 13A है इनकम टैक्स एक्ट का, उसके अंदर पूरा कंप्लीट टैक्स एग्जेम्पशन है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। तो ओनली रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज आर एग्जेम्प्टेड, सो उनको कोई टैक्स नहीं लगता, हाउस प्रॉपर्टी, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस, कैपिटल गेन्स, कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक है, ओनली इनकम अंडर द हेड सैलरीज एंड इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशनल्स, उनके ऊपर टैक्स लगता है, बाकी सब टैक्स फ्री है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। तो वही है। तो इलेक्शन कमीशन ने लॉ मिनिस्ट्री को भी कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो डोनेशंस करती है तो उनका पूरा कूपन्स अलोकेट होने चाहिए जो डोनर्स है उनको, कि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर रहा है 1996 में कि जो डोनर्स है उनको कूपन्स दिए जाए, पॉलिटिकल पार्टीज उनको कूपन्स दे, तो सारे डोनेशंस के ट्रैक है। अगला न्यूज आइटम है कीप ड्रोन्स सेज ट्रम्प एज चाइना ऑफर्स रिटर्न। तो ये जो ड्रोन संडे की न्यूज में भी हमने देखा था कि जो अंडर वाटर ड्रोन तो यूएस शिप से उसको एक्सेस करना चाहती थी, उससे पहले चाइना ने उसको सीज कर लिया, तो अब वो चाइना उसको रिटर्न करने की बात कर रही है। पर यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प ट्वीट कर रहे हैं कि चाइना को चाहिए तो वो रख सकते। चाइना यूएस नेवी की ड्रोन को स्टील किया उन्होंने, तो उनके सारे जो ये ट्वीट्स है वो चाइना को और सिचुएशन को और एग्रीवेट कर रहे, टेंशन बढ़ा रहे। तो वही चाइना कह रही है कि रादर देन डीएस्केलेटिंग टेंशंस आर ब्रूइंग। सो वही है, यूएस चाइना रिलेशंस अब डिफिकल्ट हो जाएंगे। तो चाइना ने भी अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए, इट्स फोर्टिफाइंग इट्स न्यूक्लियर डिटरेंट। तो ये साउथ चाइना सी में ही पूरा हुआ है। तो साउथ चाइना सी में चाइना अपने आप को काफी बार असर्ट करती है, मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करती है। तो वही है, ये पहले भी ये हुआ था कि ताइवान के ऊपर भी चाइनीज सोवरेनिटी है, वो यूएस की पॉलिसी उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो ट्रम्प उसको क्वेश्चन कर रहे कि ये अनक्वालिफाइड सपोर्ट हम क्यों दे रहे हैं चाइना को ताइवान के ऊपर। तो ये सारा न्यूज भी आया था जब ताइवान प्रेसिडेंट ने डोनाल्ड ट्रम्प को फोन किया था कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, तो चाइना ने अपनी वॉइस रेज की थी कि ताइवान पार्ट ऑफ चाइना है तो उसके फोन कॉल्स कैसे एक्सेप्ट कर सकते। तो ट्रम्प ने और उसको
बढ़ के जवाब दिया है, तो कोई ये टेंशन एस्केलेट हो रहे हैं इसकी वजह से। तो देखते हैं आगे क्या होगा यूएस एंड चाइना के रिलेशंस में। अगला न्यूज आइटम है अमिड अनरेस्ट रायट्स एंड लूटिंग मदुरो डिलेज डीमोनेटाइजेशन। तो वेनेजुएला ने भी डीमोनेटाइजेशन डिसीजन लिया था, पर अब इसको डिले कर दिया गया है, ये जनवरी 2 से इनिशिएट होगा। तो यहाँ पे रायट्स हो रहे हैं, लूटिंग वगैरह चालू है, तो लोग कंप्लीटली स्ट्रीट्स पे आ गए अगेंस्ट दिस डिसीजन। तो इसकी वजह से ये डिले भी किया गया है। इवन प्रेसिडेंट मडुरो कह रहे हैं कि जो न्यू करेंसी है वो अभी तक आई नहीं है, तो वो अब्रॉड से आने वाली थी पर डिले हो गया है। तो इस कॉलिंग इंटरनेशनल साबोटाज, कोई ये इनकी पॉलिसी को खराब करने के लिए इंटरनेशनली कोई कंट्रीज नो प्लान्स बना रही है, साबोटाज कर रही है, जिसकी वजह से ये हुआ है। तो जो भी रीजन है अभी डिले हुआ है, पर डिमोनेटाइजेशन होगा वेनेजुएला में भी। और वेनेजुएला की जो हाईएस्ट करेंसी है 100 बोलीवार बिल, वो डिमोनेटाइज करने की बात है। वो 100 बोलीवार बिल का प्रेजेंट डॉलर टर्म्स में रेट सिर्फ 2 सेंट्स है। तो काफी हाई इन्फ्लेशन रेट है वेनेजुएला में। इट्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट, जो अभी 475% तक पहुंच गया है IMF के डेटा के हिसाब से। तो ये सारा जो है, इवन 100 बोलीवार नोट 77% ऑफ द कैश इन सर्कुलेशन है, तो ये पूरा डिमोनेटाइज हो जाएगा, नई करेंसी दी जाएगी लोगों को। इवन वेनेजुएला में काफी हाई वायलेंट क्राइम रेट्स भी काफी हाई है, तो ये भी वायलेंस भी काफी हाई हो गया था डिमोनेटाइजेशन के ऑर्डर के बाद। फिर अगला न्यूज आइटम है 1000 करोड़ फंड प्लान फॉर इंफ्रा फाइनेंस। तो ये 10,000 करोड़ का डेडिकेटेड फंड गवर्नमेंट बनाएगी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। कंट्री को मोर देन 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स चाहिए अगले 10 सालों में, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स हमारी फुलफिल हो सके कंट्री की। तो ये फंड जो है, ये इंटरनेशनल फाइनेंस, ग्लोबल इंश्योरेंस, पेंशन, सोवरेन वेल्थ फंड्स जो है, इनको अट्रैक्ट करने के लिए कि ये इन्वेस्ट करे इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म्स के बॉन्ड्स में। सो ये बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे, इसलिए ये फंड बनाया जा रहा है। मतलब दिस फंड विल एनहांस द क्रेडिट, मतलब क्रेडिट एनहांसमेंट जो है वो एक पर्पस है। तो क्रेडिट एनहांसमेंट का क्या मतलब है कि जो ये फंडिंग हो रही है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स करेंगे, तो ये सारे बॉन्ड्स को, सारे नहीं पर जो कमर्शियली वायबल प्रोजेक्ट्स है, उनको अनकंडीशनल एंड इरिवोकेबल पार्शियल क्रेडिट गारंटी मिलेगा कि जो भी आपने इन्वेस्ट किया उसकी गारंटी ये फंडिंग के थ्रू होगी। तो इससे ये जो बॉन्ड्स हो गए इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड बॉन्ड्स, उनकी क्रेडिट रेटिंग भी एनहांस हो जाएगी, तो वो अट्रैक्टिव हो जाएगी ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए। इसमें इंटरेस्ट रेट भी उनका फिर कम हो जाएगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म्स को ये जो फंडिंग मिल रही है उस पर इंटरेस्ट भी कम पे करना पड़ेगा। तो ये सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है, पर ये सिर्फ कमर्शियली वायबल प्रोजेक्ट्स के लिए। तो इसकी जो डिटेल्स है, वो सारे जो क्राइटेरिया होगी वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके ऊपर पूरा बताएगी, उसके बाद ही ये इनिशिएटिव होगा। तो ये जो डेडिकेटेड फंड है, ये SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल की तरह बनेगा। ये कैटेगराइज्ड होगा NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के फॉर्म में। तो ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है टू अट्रैक्ट मोर फंडिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऑलरेडी हमारे पास नेशनल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तो है ही, तो ये फंड है, तो ये इसके थ्रू भी और बाकी सारी कंपनीज भी सब साथ में आएगी। इवन इंटरनेशनल बैंक्स जो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स की है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB जो चाइनीज इनिशिएटिव से, ये सारे बैंक्स में भी, वर्ल्ड बैंक वगैरह भी इसमें इन्वेस्ट करे, इसमें पार्ट रहे इस फंडिंग का, ये हम इनिशिएटिव लेंगे। तो ये न्यूज है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के लिए। अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ, ये सिर्फ इनिशिएटिव लिया जा रहा है। पहले नॉर्म्स आएंगे, फिर फंड डेवलप होगा, एस्टैब्लिश होगा। इनिशियली 500 करोड़ का इनिशियल कॉर्पस होगा, धीरे धीरे ये 10,000 करोड़ तक जाएगा। अगला न्यूज आइटम है जीका लिंक्ड बर्थ डिफेक्ट्स मोर सिवियर देन थॉट। तो जीका वायरस है, ये स्प्रेड होता है एडिस मॉस्किटो के बाइटिंग से, और ये जीका वायरस काफी पाया गया है साउथ अमेरिका की ब्राजील कंट्री में, स्पेसिफिक रीजन में वहां पे। तो ये जीका वायरस की वजह से हमने देखा है कि जब प्रेग्नेंट वुमेन जीका वायरस से अफेक्टेड है, तो यहाँ पे उनके बच्चों को ये माइक्रोसेफेली करके डिजीज की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। तो ये माइक्रोसेफेली जो है, इसमें जो ब्रेन साइज है, हेड साइज कम होती है, तो ब्रेन डेवलपमेंट भी प्रॉब्लम होता है उसमें, ब्रेन डेवलपमेंट में भी। तो ऐसे ये जो डिजीज है, ये काफी प्रोमिनेंट पाई गई है ब्राजील में, काफी सारे केसेस रजिस्टर हुए 2014 में भी। तो अब
एक स्टडी की गई है ब्राजील के प्रेग्नेंट वुमेन पॉपुलेशन पे जो ये जीका वायरस से इन्फेक्टेड थे, तो उनके बच्चों का भी 6 मंथ्स आफ्टर प्रेगनेंसी एंड मंथ्स आफ्टर प्रेगनेंसी टू ये जब स्टडी की गई तो पता चला कि सिर्फ माइक्रोसेफेली या फीटस को अफेक्ट करने वाला ये जीका वायरस नहीं है, इवन इसके इन्फेक्शन अबनॉर्मलिटीज आफ्टर बर्थ भी काफी पता चल रहा है। तो इसके जो बर्थ डिफेक्ट है बहुत सीवियर है। पहले लग रहा था कि सिर्फ फीटल को अफेक्ट कर रहा है, पर इवन आफ्टर बर्थ इसके इफेक्ट्स देखे जा रहे हैं। तो उनकी स्टडी के हिसाब से ब्रेन कैल्सिफिकेशन, ब्रेन लीजन्स जो है, या जो रेटिना में लीजन्स हो जाते हैं, डेफनेस जो है, ये वगैरह भी कॉम्प्लेक्सिटीज देखे गई है इसमें। लीजन का मतलब होता है डैमेज, सो ब्रेन डैमेज, रेटिना डैमेज, हियरिंग डैमेज सब देखा गया है। तो ये जीका वायरस इन्फेक्शन है। लास्ट न्यूज आइटम है, नासा प्लान्स टू सर्च स्टार वॉर्स प्लैनेट्स। सो स्टार वॉर्स जो सीरीज है, फिल्म भी इस पे बनाई गई है, तो ये फिल्म सीरीज में भी काफी सारे प्लैनेट्स बताए गए, जैसे टटूनी, वाटरी प्लैनेट्स, कैरिफ, एक फ्रोजन प्लैनेट है हॉट। सो ऐसे प्लैनेट सच में भी एग्जिस्ट करते, ऐसा नासा साइंटिस्ट का मानना है, क्योंकि उन्होंने एक प्लैनेट ढूंढा है, टटूनी प्लैनेट जो है, ये स्टार वॉर्स सीरीज के हिसाब से वो प्लैनेट है जिसपे 2 सनराइज सनसेट होते हैं। तो ये एक सच में ऐसा प्लैनेट डिस्कवर हुआ था। ये केपलर 16 भी इसका ऑफिशियल नेम है, जिसको निकनेम नासा ने टटूनी ही दिया है। तो ये नासा केपलर स्केप्स टेलीस्कोप है, स्पेस टेलीस्कोप, इसमें इसके थ्रू डिस्कवर हुआ था। तो ये मिल्की वे गैलेक्सी में ही प्लैनेट है, अराउंड 200 लाइट ईयर्स अवे। तो ये सैटर्न साइज का प्लैनेट है जो काफी गैशियस भी है, बहुत कोल्ड भी है। तो लाइफ एग्जिस्ट होना तो मुश्किल है, पर ऐसा सिमिलर टटूनी सिमिलर प्लैनेट पाया गया है। तो नासा अभी भी इनिशिएटिव्स ले रही है। उनकी जेम्स वेब सैटेलाइट है जो स्पेस टेलीस्कोप, सॉरी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, और सैटेलाइट है TSS, ट्रांसिस्टिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। सो ये दो भी इनिशिएटिव्स है नासा के टू डिटरमिन व्हाट्स द एटमॉस्फेयर ऑफ अदर प्लैनेट्स। तो वो एक्सोप्लैनेट्स को और ढूंढना चाहते हैं, इसके लिए ये इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। ये न्यूज आइटम। तो यही है आज के लिए न्यूज। थैंक यू।